क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियाँ। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। स्पष्ट है कि परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। क्योटो प्रोटोकॉल व स्वच्छ विकास युक्ति तो UNFCCC के तहत आया था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी धारा 12 में CDM आया था। CDM की बात की गई है और इसी CDM की एक इकाई है CER। तो CDM में दो टाइप के देशों की बात की गई है, जिसमें एनेक्स 1 देश भी आते हैं और गैर एनेक्स 1 देश भी आते हैं। तो ये जो विकसित और विकासशील देश हैं, इसमें विकसित जो देश होंगे CDM परियोजनाओं में वो पूंजी लगाएंगे और उसके बदले वो विकासशील देशों से कार्बन क्रेडिट को लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है, ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें। प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस CERs CDM के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाई ट्रेडेबल यूनिट्स हैं। एक CER यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है। यह वनीकरण, एफॉरेशंस इत्यादि द्वारा प्राप्त की जाती है। कार्बन कर, कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रदूषण कारक पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एवं नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की है कि
वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रतिवर्ष 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में भी सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। ध्यातव्य है कि किसी गैस का वैश्विक तापन विभव GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव एक पाया गया है। मीथेन का 20 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान विभव 72 पाया गया। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीनहाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ध्यातव्य है कि ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मापन, प्रबंधन व प्रतिवेदनों हेतु मानकों को निर्धारित करता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है, परंतु यह सुविधा विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों एवं संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने लगभग $120 मिलियन, अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी करने को बढ़ावा देता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसे 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया तथा यह 11 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया। नागोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया। यह भी CBD का पूरक समझौता है। यह आनुवांशिक संसाधनों जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ यह संधि 38 देशों, 8 क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। GCCA का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन EC द्वारा किया जाता है। प्रश्न कोश। क्वेश्चन नंबर 1, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन C। एक्सप्लेनेशन। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। अतः विकल्प C सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। पॉइंट 2, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। पॉइंट 3, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुई। क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस से अधिक है। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव एक पाया गया है। मीथेन का 20 वर्षों के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जबकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहा है। एक्सप्लेनेशन। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो ये था क्योटो में, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह सत्य है। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, यह भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके तहत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था, यह भी सही है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, तो ये निषेध नहीं करता है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, डी। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यहाँ पे पूछा गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंध हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ऑप्शन ए सही है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, यह भी सही है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो
सही है। तो जहाँ पे पहला और दूसरा होगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के तहत के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो ये था स्वच्छ विकास युक्ति, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन जमाओं कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। तो ये ऑप्शन सही है। CDM के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देशों से संबंधित है। तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन सही है, उस हिसाब से ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत Annex 1 के विकसित देश गैर Annex 1 देशों के स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं तथा परियोजनाएं Annex 1 के देशों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर Annex 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। क्वेश्चन नंबर 11, UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कॉमन कार्बन मीट्रिक एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्य से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए माप, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना पद्धति है। इसमें वेटिंग या बेंचमार्किंग जैसे मापों की मूल्य आधारित व्याख्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू कार्बन क्या है? तो यहाँ पे ब्लू कार्बन के बारे में है, महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। ये हो गया आपका ब्लू कार्बन के बारे में ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली सी बीट, प्लैंक्टनस तथा मैंग्रोव आदि कार्बन ग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। ध्यातव्य है कि इन तटवर्ती परितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी कहीं अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द और उनका मूल स्रोत। तो Annex 1 देश जो है वो कार्टाजोना प्रोटोकॉल में नहीं है, तो ये गलत है। प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ नागोया में नहीं हैं। स्वच्छ विकास क्रियाविधि युक्त क्योटो प्रोटोकॉल, हाँ ये इसी के तहत आई थी, तो केवल यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। केवल 3 सही है, तो ऑप्शन सी सही है। एक्सप्लेनेशन, स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत Annex 1 के विकसित देश गैर Annex देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल है, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों लाइव
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने एवं उनसे मिलने वाले लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है तो जैव सुरक्षा समझौते से। एक्सप्लेनेशन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 15, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं तो ये होता है कार्बन पदचिह्न। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें भी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई है। नहीं, ये ऑप्शन सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। तो ये भी एक सही है। ऑप्शन सी, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। यह भी सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन डी ही आपका उत्तर सही माना जाएगा क्योंकि वो गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यहाँ पे प्रबंधन के बारे में पूछा है जो कि विश्व बैंक करता है। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने लगभग $120 मिलियन तथा अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी करने को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 19, वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, यह सरकार, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं देशी जनों इंडियनीज पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। यह सही है। वह धारणीय सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली, इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजीज़ के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पॉइंट 3, यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। इसके ऑप्शंस हैं सी, 1 और 3 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन, वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है।
इसका सृजन वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। कथन 2 असत्य है, क्योंकि यह सुविधा विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 20, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह यूरोपीय संघ की पहल है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सही है। इनका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। यह कथन सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही है, ए, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, वायुमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ, यह संधि 38 देशों, 8 क्षेत्रों, उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। इनमें लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। एकीकरण GCCA का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है, जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन EC द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये है ऑप्शन डी। ये करंट के हिसाब से पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड। एक्सप्लेनेशन, कार्बन कर, कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रदूषण कर पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एवं नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये था सिंगापुर, ऑप्शन सी। ये भी करंट बेसिस क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन, फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रतिवर्ष 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। क्वेश्चन नंबर 23, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। सही है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। यह भी सही है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी में दोनों ही कथन सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला DCO 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। जून 2008 में तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया था। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत निम्नलिखित 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। तो पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय समवर्धी ऊर्जा बचत मिशन, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। फोर्थ है राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। फिफ्थ है राष्ट्रीय हिमालय
कार्यप्रणाली परिरक्षण मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेन 5वां राष्ट्रीय हिमालयी कार्यप्रणाली परिरक्षण मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। 6th राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। 7th राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 8th है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। सौर शक्ति, वनीकरण तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में शामिल है, जबकि नाभिकीय शक्ति या आणविक ऊर्जा उपर्युक्त 8 मिशन में से किसी में भी शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन शमन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन GIM की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद NEC की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल, झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। 2 अक्टूबर 2015 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन UNFCCC को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान INDC के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा इत्यादि शामिल है। यहाँ पे देखते हैं भारत के प्रमुख INDC क्या क्या हैं। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं। तो पहले को देखते हैं। सकल घरेलू उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 30 से 35% तक कम करना है। दूसरा, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 40% संचित विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करना है। 3 है आर्थिक समृद्धि हेतु जलवायु अनुकूलन व स्वच्छतर मार्ग का अनुसरण करना। चौथा, अतिरिक्त वन व वृक्षावरण के माध्यम से वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 मिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण करना। ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशनों की संख्या 32 है। अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित हैं, जबकि भारत में अभी भी यह स्थापित नहीं है। उल्लेखनीय है कि मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर हिमाचल प्रदेश के सहायक मुख्य सचिव वन श्री सुदृप्तो रॉय तथा विश्व बैंक के उप राज्य निदेशक डिप्टी कंट्री डायरेक्टर श्री हुबर्ट नोव जॉसरन ने किए। ध्यातव्य है कि झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। इसके मुख्य कार्य हैं विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण। दूसरा, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना। और तीसरा, जन जागरूकता बढ़ाने हेतु सरकारी अधिकारियों की क्षमता विकास में सहयोग करना। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 एवं 2014 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत UNDP की सहायता से मई 2011 में प्रारंभ की गई। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार
पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवा जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.78 है, जो कि इसकी सुभेद्यता को दर्शाता है। मापन -1 से +1 के पैमाने पर किया जाता है, जो क्रमशः कम से अधिक सुभेद्यता दर्शाता है। 21 जुलाई 2018 को तत्कालीन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफ़र SAFAR सफ़र का अनावरण किया। सफ़र का पूर्ण रूप है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड द वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। प्रश्न को पहला प्रश्न, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, तो यह थी वर्ष 2008 में। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना या क्रिया योजना को जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? सौर शक्ति थी, आणविक ऊर्जा नहीं थी, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये भी था, वनारोपण भी था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन, 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। आणविक ऊर्जा इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो यह 2008 में की गई थी। एक्सप्लेनेशन, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्री जल का बढ़ता स्तर, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये था झारखंड के लिए। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के तहत रेखांकित 8 मिशनों में एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन शमन वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन GIM की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद NEC की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मणिपुर, मिजोरम, केरल, झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सौर शक्ति थी, वनीकरण थी, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन था, लेकिन नाभिकीय शक्ति नहीं थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। सौर शक्ति, वनीकरण एवं अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परीक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में शामिल है, जबकि नाभिकीय शक्ति उपयुक्त 8 मिशन में से किसी में भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। एक्सप्लेनेशन, झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। इसके मुख्य कार्य हैं: पहला, विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना। तीसरा, जन जागरूकता बढ़ाने हेतु सरकारी अधिकारियों की क्षमता विकास में सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष
प्रकाशित हुई थी? तो यह 2013 में प्रकाशित हुई थी, 2013 एवं 14 में प्रकाशित हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, वो भी अलग अलग, इसलिए चूज़ करना मुश्किल है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 एवं 14 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन, रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत यूएनडीपी की सहायता से मई 2011 में प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 8, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? पहला, युद्ध प्रभावी मध्य पूर्व की शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन। नहीं, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा था? ये तो सरायकेला खारसवा जिला। ऑप्शन बी। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवा जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.08 है, जो कि उसकी सुभेद्यता को दर्शाता है। मापन -1 से +1 के पैमाने पर किया गया, जो कि क्रमशः कम से अधिक सुभेद्यता दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे अल्जीरिया, केन्या, ब्राज़ील में किया गया है, लेकिन भारत में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन होगा डी। एक्सप्लेनेशन, वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशनों की संख्या 32 है। अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन स्थापित हैं, जबकि भारत में अभी यह स्थापित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है वही सही नहीं है। आइए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा, यह सही है। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है, यह भी सही है। डी, समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगा, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए जो था वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि वो गलत है। मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और बाकी अन्य कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना सही है, सागरीय जल का में उत्थान ये भी सही है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, चारों के चारों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, उपयुक्त चारों वैश्विक तापमान के प्रभाव को इंगित करते हैं। वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें जलवाष्प, CO2, CFC और CH4 आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 79 में हुआ था, सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये भी सही है, 1997 में हुआ था, नहीं पूछा है तो। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत था, ये गलत है। ऑप्शन डी आपका होगा उत्तर। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, अतः विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफ़र वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था? तो ये करंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था और उस समय थे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन 21 जुलाई 2018 को तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक, दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफ़र का अनावरण किया। सफ़र का पूर्ण रूप है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च।